नमस्कार, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नील। आज का संपादकीय इंडियन एक्सप्रेस अखबार से ऑल्स इन द नेम, सब कुछ नाम में ही रखा है। विवेक देबरॉय साहब ने लिखा है। विद्वान व्यक्ति हैं। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो पीएम को अर्थशास्त्रीय मुद्दों पर सलाह देती है, उसके चेयरमैन भी हैं, कई किताबों के लेखक भी हैं। ये कटाक्ष है एक तरीके से कि सब कुछ नाम में ही रखा है, क्योंकि हम जानते हैं शेक्सपियर की एक प्रसिद्ध उक्ति है कि नाम में क्या रखा है। नाम में क्या रखा है और नाम में सब कुछ रखा है, कटाक्ष के बीच कहानी आज है उस पदनाम की जो भारत में बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है, जिसको हम डीएम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। लेकिन इन्हीं डीएम साहब या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हम किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं। ये नाम अलग अलग क्यों है, क्यों इनका ऐसी उत्पत्ति हुई, क्या ये अलग अलग रहने चाहिए, इन विषयों पर ये संपादकीय डील करता है। और नाम महत्वपूर्ण है क्यों, इस पर भी डील करता है। तो आज हम समझ पाएंगे कि मजिस्ट्रेट में ये मजिस्ट्रेट क्या है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में ये कलेक्टर क्या है, और किस प्रकार से पिछले कुछ दशकों में चरित्र बदला है भारतीय ब्यूरोक्रेसी का आजादी के बाद से। तो ऐसे में क्या नाम होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी की क्या जरूरत है, ये सारी बातें आज हम इस संपादकीय के थ्रू समझ पाएंगे। तो शुरुआत क्या होती है इस संपादकीय की? ब्रॉड एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये मोटी मोटी बातें समझनी है, इसीलिए हमारा ब्रॉड एनालिसिस से काम पूरा हो जाएगा। जल्दी से इसको पढ़ते हैं। क्या कहते हैं विवेक देबराय साहब? कहते हैं कि देखिए, एक विधि सेंटर फॉर लॉ है, वो बड़ी अच्छी अच्छी काम करता है कानून के क्षेत्र में। बेसिकली एक थिंक टैंक है एक प्रकार से, जो वहां पर लोग बैठकर कानून के मुद्दों पर सोचते हैं, विचारते हैं, सलाह देते हैं, और सरकारें, कोर्ट उन सलाहों को गौर से देखती है। तो उन्होंने एक किताब हाल में निकाली, फ्रॉम रूल बाय लॉ टू रूल ऑफ लॉ, कानून के राज से कानून का राज। अगर आप कहेंगे तो थोड़ा सा हेरफेर हुआ है। कानून के राज में कानून का मतलब एक पैटर्नलिस्टिक एंटिटी के तौर पर लिया जा रहा है कि कानून सबको एक प्रकार से दंडात्मक रवैया अपनाए हुए है, कानून सबको लाइन पे रखेगा। वो हो गया कानून का राज, रूल बाय लॉ। या जो भी लोग हैं, वो तानाशाह भी कर सकता है कि तानाशाह रूल के अपने बनाए रूल के द्वारा शासन कर रहा है। बट रूल ऑफ लॉ जब हो जाता है, कानून का राज, यानी कि एक कानून है जो सबके लिए समान है, उनके लिए भी जो इसको लागू कर रहे हैं और उन पर भी जिन पर ये लागू हो रहा है। तो कानून का राज हर लोकतांत्रिक समाज का स्वप्न होता है, एक आकांक्षा होती है और आधारशिला भी होती है। तो नीचे से ऊपर तक एक संवैधानिक राज्य रूल ऑफ लॉ से चलता है। उस किताब में एक शीर्षक है कि वो 25 रिफॉर्म जिससे भारत का डीकोलोनाइजेशन किया जा सके। अच्छा, कोलोनाइजेशन हम जानते हैं, कोलोनाइजेशन जैसे कि अंग्रेजों ने भारत को जब अपने राजनीतिक सत्ता के अंतर लिया, तो उसका मतलब केवल ये नहीं था कि राजनीतिक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में चल गई। यहाँ की पूरी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण कैसे हुआ और उसके तमाम सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को उसने भारत के कैसे बदल दिया, वो औपनिवेशिक ढांचे ने तय किया। जब भारत उपनिवेश बन गया, अब भारत आजाद हो गया है, तो केवल वही ढांचा अगर भारतीयों के हाथ में आ जाए तो बात ज्यादा बदली नहीं, केवल राजा बदल गए, निजाम लगभग वही का वही रहा। विधि सेंटर ने पेपर ये कहा कि हमें कुछ और बदलाव करने की जरूरत है ताकि जो उपनिवेशीकरण हुआ था 100, 150, 200 सालों के दौरान, उसका वी उपनिवेशीकरण हो सके, डीकोलोनाइजेशन हो सके। अब इसी में से एक बात पर विवेक देबराय साहब ने एडिटोरियल लिखा है। उन्होंने कहा कि अगर आप पूरे भारत की यात्रा करें, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएं, तो आप पाएंगे कि अलग अलग जिलों में कहीं पे उस जिले की व्यवस्था का भार जिस व्यक्ति के ऊपर है, उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जा रहा है, कहीं पे उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहा जा रहा है। कलेक्टर कहा जा रहा है तो क्या व्यक्ति कलेक्टर है, कुछ कलेक्ट करने के लिए वहां पर बैठा है, या फिर कहीं पे उसको डेप्यूटी कमिश्नर भी कहा जा रहा है? इसके अलावा क्या वो किसी कमिश्नरेट का हेड है? ये तमाम सवाल उठते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति सेम है। उसका अगर वो एक राज्य में ना होकर दूसरे राज्य में होता तो उसको कुछ और नाम दे दिया गया होता उसके पद का। तो क्या ये केवल नामों का फर्क है, या फिर भारत के अलग अलग हिस्से, क्योंकि अंग्रेजी राज में अलग अलग
समय काल में आए और उनको अलग अलग तरीके से एडमिनिस्टर किया गया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के इलाकों में अलग तरीके से ये बात आगे बढ़ी, बंगाल प्रेसिडेंसी में अलग तरीके से बढ़ी, मद्रास प्रेसिडेंसी में अलग तरीके से बढ़ी, प्रिंसली स्टेट में अलग तरीके से बात आगे बढ़ रही थी। जिले तो हर जगह थे, लेकिन उनका शासन अलग अलग तरीकों से चल रहा था, तो नॉमेनक्लेचर अलग अलग हुआ। तो हम जानते हैं कि एआरसी की रिपोर्ट आई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, आप सब जानते होंगे, देश में आज तक 2 बार बना है। जो सेकंड एआरसी की रिपोर्ट थी, उसके 15 हिस्से थे। ई गवर्नेंस पे बात हुई थी, तमाम दूसरे मुद्दों पे बात हुई थी, सिटीजन चार्टर पर बात हुई थी, आपने कभी सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। उसकी जो 15वीं रिपोर्ट थी, उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की गई थी। विवेक देबरॉय साहब कहते हैं कि उसने इस समस्या को, अगर इसको हम समस्या मान लें कि हम निर्धारित क्यों नहीं कर पा रहे हैं किसी के नाम से उसका काम, इस समस्या को थोड़ा डक किया यानी कि जो एम्बिग्यूटी बनी हुई है, जो उहापोह मचा रहता है इस नाम को देखने के बाद कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर मेन काम उसका एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना है तो उसको मजिस्ट्रेट क्यों कह रहे हैं। थोड़ा कंफ्यूजन तो होना चाहिए नाम को पढ़ने के बाद, कम से कम पद के नाम को पढ़ने के बाद। तो वहां पर क्लैरिटी की बजाय 15वीं रिपोर्ट जो थी सेकंड एआरसी की, उसने थोड़ा कंफ्यूजन बरकरार रखा। कैसे रखा? उसने कहा कि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में तो साफ कह दिया गया है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशंस, हम जानते हैं कि 73वें 74वें संशोधन से जो बिल्कुल बेसिक स्तर की गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन है, जो पंचायती राज के इंस्टीट्यूशंस हैं, गांवों के स्तर पे, ब्लॉक के स्तर पर, जिले के स्तर पर, उनको एक संवैधानिक मान्यता मिली। आशा क्या थी कि वो उनके पास शक्तियों को दिया जाएगा, जैसे केंद्र के पास कुछ शक्तियां होती हैं, राज्य के पास कुछ शक्तियां होती हैं, जिनको हम 7वीं अनुसूची में देखते भी हैं। इसके अलावा इस स्तर पर भी, बिल्कुल लोकलाइज स्तर पर, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को भी शक्तियां दी जाएंगी कि वो अपना काम कर सके। तो ये ऐसे स्थिति में एआरसी रिपोर्ट ने कहा कि हमें री एग्जामिन करना जरूरी हो गया है कि डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर जो एडमिनिस्ट्रेशन की ताकत है उसको री एग्जामिन किया जाए। एआरसी ने माना कि शक्तियों को डिवॉल्यूशन करना, उनको डिवॉल्व करना यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर शक्तियां प्रशासन के पास हैं, यानी कि इफेक्टिवली राज्य सरकार के पास हैं, उनको डिवॉल्व करके उनमें से कुछ शक्तियां वहां दे दी जाए जहां पर उनका बेहतरीन तरीके से उपयोग हो सकता है। जो शक्तियां पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए जरूरी हैं, वो उनको दे दी जाए। तो इस रिपोर्ट ने माना कि वो बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है, देखिए एम्बिग्यूटी, इसी को विवेक देबरॉय कह रहे हैं कि साथ ही ये भी जरूरी है, रिपोर्ट ने कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पद ने अपना एक विशाल अनुभव अर्जित किया है पिछले कुछ दशकों में आजादी के बाद से, या केवल आजादी के बाद से नहीं, रिपोर्ट ने तो कहा 200 सालों में जो अनुभव अर्जित किया है, उस अनुभव का भी मान रखा जाए। ये रिपोर्ट ने कह दिया। इस पर फिर से आएंगे। देबराय साहब पूछते हैं कि देखिए, असल में आप पूछिए ना कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता क्या है। 15वीं रिपोर्ट अगर आप एआरसी की पढ़ें तो उसमें क्या क्या कहा गया है, और ये आप नोट भी कर सकते हैं, ध्यान भी रख सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग पदों के नाम तो सुनते हैं लेकिन उनका काम क्या है वो असल में जानते नहीं है। बड़ी विस्तृत लिस्ट है। लिस्ट क्या थी कि लैंड और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का हेड है ये पद, डीएम या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद। इसके अलावा जो जिले की एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी मान लीजिए कि एक प्रकार से कार्यकारी मजिस्ट्रेट की पावर, तो इसमें की जो दंड विधान से थोड़ा अलग है। इस पे हम आएंगे थोड़ा आगे जाके फिर से। तो उसको हमने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी में रखा। तो उसका डिस्ट्रिक्ट हेड है, हम जानते भी हैं, एसडीएम कोर्ट्स बकायदा लगा करती हैं। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी का ओवरऑल दायित्व उसके ऊपर है। तीसरी बात, लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उनके पास, जैसे कि आर्म लाइसेंस, जो हथियारों के लाइसेंस होते हैं, वो देने का काम इनके ऑफिस के पास रहेगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के। चौथा काम, इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए मेन अथॉरिटी ये रहेंगे। पांचवा काम, डिजास्टर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास है। छठवां काम, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, अलग अलग कार्यालयों में, स्कूलों में, राशन की दुकानों की पब्लिक सर्विस डिलीवरी। इसलिए आपने देखा भी होगा, आमतौर पर तो आजकल सोशल मीडिया में भी ये देखने को मिल जाता है कि ये लोग छापा मारते हुए मिलते हैं राशन की दुकानों पर, स्कूलों में, अस्पतालों में। किस दायित्व के तहत ये मारते हैं कि भाई सर्विस डिलीवरी को इंश्योर करना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस का काम है। और सातवां काम,
कि चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर या ग्रीवांस ऑफिसर भी हैं। लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सुनना भी इस कार्यालय का, इस ऑफिस का काम है। 3 सवाल उठते हैं। पहला तो कि क्या ये सब के सब काम इंपॉर्टेंट है? यानी कि अगर मतलब हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस छोड़ दीजिए। हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस क्यों छोड़ने को कह रहे हैं? क्योंकि एक समय था जब अंग्रेजों ने इस ऑफिस की स्थापना की 1772 में पहली बार। वॉरेन हेस्टिंग्स साहब इस तरह के आइडिया पर सोच रहे थे। 74 में इस पद को दीवान कहा गया, बाद में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाने लगा। तो जब इस पद के बारे में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहा जाने लगा, तो जब इस पद के बारे में सोच रहे थे तो कलेक्टर यानी लैंड रेवेन्यू, जो अंग्रेजों के रेवेन्यू का बहुत बड़ा स्रोत था, उसको हेड करने वाले व्यक्ति को कलेक्टर कहा गया। तो इसलिए कह रहे हैं कि ठीक है, हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस को भूल जाइए। क्या आज भी लैंड और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके लिए टॉप प्रायोरिटी पे है? अब उसके बाद अगली सवाल कि सीआरपीसी के अंतर्गत हमने पावर्स तो दी है, कुछ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास पावर है, लेकिन ये पावर कितनी इंपॉर्टेंट है? क्या इतनी इंपॉर्टेंट है कि उस पद वाले व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाए? जबकि हम आगे देखेंगे सीआरपीसी ने इन पावर्स को बहुत सीमित कर दिया है। आगे क्या देखेंगे, अभी देख लेते हैं। दरअसल भारत के संविधान में भी लिखित था, जो आर्टिकल 50 था भारत संविधान का, उसमें लिखा है कि भाई सरकार ये करेगी कि जुडिशियल पावर और एग्जीक्यूटिव पावर को अलग अलग करेगी। तो इसको मानते हुए सीआरपीसी लाया गया 73-74 के बाद से। जुडिशियल पावर्स ना के बराबर कर दी गई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, लेकिन नाम तो आज भी डीएम ही है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। तो उस पर वो सवाल उठा रहे हैं। आगे कहते भी हैं कि आर्टिकल 50 कहता भी है कि स्टेट जो है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग अलग करेगा। इसलिए अब डीएम क्रिमिनल केस ट्राई नहीं करते हैं, ये ताकत उनसे ले ली गई। क्रिमिनल केस प्रॉपर अदालतों में जाता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाता है। कुछ मामले हैं जो क्रिमिनल मामले से सीधे जुड़े नहीं हैं, सिविल, आमतौर पे सिविल मामले, वो कई बार आते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास, जिसका हमने जिक्र किया था, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी या कार्यकारी मजिस्ट्रेसी, जो आज भी इस ऑफिस के पास होती है और फर्दर नीचे डिवॉल्व कर दी जाती है, एसडीएम के पास हो सकती है, एडीएम के पास हो सकती है। तो अब मजिस्ट्रियल फंक्शन जो है वो खास तौर पे प्रिवेंटिव फंक्शन के तौर पर ज्यादा रह गया है। तो जैसे कि किसी को जिला बदर करना, जिले में शांति मेंटेन रखने के लिए, इस तरह के मामले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी के पास ज्यादा रह गए हैं। कोई डायरेक्ट कंट्रोल पुलिस के ऊपर नहीं है। लेकिन विवेक देवरा साहब ने पीछे कहा था कि रिपोर्ट ने कुछ बातों को ना बड़ा क्लियर नहीं बोला, बातों में बैलेंस रखा, कि बोला कि नई समय की नई जरूरतें हैं, लेकिन पुरानी बातों का भी ध्यान रखिए। ऐसा क्यों कहा विवेक देवरा साहब ने? क्योंकि रिपोर्ट ने कहा था कि पुलिस एक्ट में अलग अलग राज्यों ने अपने अपने जो पुलिस एक्ट पास किए, उसमें स्पष्ट कर दिया कि पुलिस जो है वो डिस्ट्रिक्ट की, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन रिपोर्ट ने क्या कहा कि कलेक्टर फिर भी माना जाता है लोगों द्वारा कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी उसके ऊपर है, ऐसा लोगों द्वारा माना जाता है। तो इसके अलावा इमरजेंसी के दौरान अगर आर्म्ड फोर्सेस लगानी है, किसी भी प्रकार की इमरजेंसी अगर आ जाती है और आर्म्ड फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट करना है जिले में, तो वो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के गाइडेंस के अंदर किया जाता है। तमाम तरह के लाइसेंस इशू करने का, चाहे बारूद का हो, हथियार का हो, सिनेमेटोग्राफी एक्ट का हो, ये लाइसेंस भी कलेक्टर जारी करता है। इसके अलावा जेल के मैनेजमेंट की भी जिम्मेदारी, जुवेनाइल होम्स की भी जिम्मेदारी कई राज्यों में डीएम के पास ही है। इसके अलावा कस्टडी वारंट या स्पेशल सिक्योरिटी एंटी क्राइम लॉस के अंतर्गत जो वारंट जारी किए जाते हैं, कई जगहों पर इनके पास उसकी अथॉरिटी भी है, डीएम के ऑफिस के पास उसकी अथॉरिटी भी है। विवेक देवरा साहब कहते हैं कि ये बातें ना कन्विंसिंग नहीं लगती हमें, एआरसी ने जो ये सारी बातें कही, ये कन्विंसिंग नहीं लग रही। जो नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर यानी जो नाम रखा गया है, चाहे उसको आप कलेक्टर कहिए या मजिस्ट्रेट कहिए, ये रेलेवेंट नहीं रह गया है। क्योंकि पहली बात तो ये मान लीजिए कि देश में हमने कहा कि 1991 के बाद के दौर में एलपीजी रिफॉर्म्स आए, लिबरलाइजेशन हुआ। लिबरलाइजेशन का एक मतलब होता है कि लाइसेंस राज खत्म हो गया। तो लाइसेंसिंग जो है वो इंपॉर्टेंट रह नहीं जानी चाहिए। रोमियो जूलियट में हमने जैसे कि पहले भी जिक्र किया था, शेक्सपियर साहब कहते हैं कि भाई नाम में क्या रखा है। अब विवेक देवरा साहब कहते हैं बहुत कुछ नाम में रखा है, क्योंकि अगर नाम में नहीं रखा होता अलग अलग कुछ, तो फिर अलग अलग जगहों पे जिम्मेदारियों के हिसाब से सेम पद का नाम
कहीं पे मजिस्ट्रेट, कहीं पे कलेक्टर, कहीं पे कमिश्नर क्यों हो रहा होता। और एक बार हमने अगर रेवेन्यू और मजिस्ट्रियल फंक्शंस को एलिमिनेट कर दें, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह गए। क्या महत्वपूर्ण रह गए हैं? हमने कई बार बोला, साफ नहीं बोला, अब विवेक देवराय साहब साफ बोलते हैं कि इस पद का, जिसको आप चाहे डीएम कह लीजिए, चाहे डीसी कह लीजिए, इसका मेन फंक्शन रह गया है डेवलपमेंट स्कीम्स को लागू करना, डेवलपमेंट स्कीम्स को प्लान करना, उनको करवाना, डेवलपमेंट को करवाना। तो विकास वाली योजनाएं बनाना, उनका कार्यान्वयन करवाना, अगर ये मेन काम रह गया है, तो क्या समय नहीं आ गया है कि डीएम या डीसी को डेवलपमेंट कमिश्नर बोला जाए? हालांकि डेवलपमेंट कमिश्नर से और कंफ्यूजन ना हो, इसका भी ध्यान रखिए, ऐसा विवेक देवराय साहब कहते हैं। इसके अलावा संपादकीय आगे बढ़ते हैं, वो कहते हैं कि देखिए, जो विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी की जो किताब आई थी, उसमें एक और बात लिखी थी कि भारतीय संविधान में जिस पॉपुलर डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने की बात की गई है, इसके उलट स्टेट के जो कानून है वो कलेक्टर राज को बढ़ावा देते हैं। कलेक्टर के ऑफिस में इतनी ताकत दे दी गई है कि कलेक्टर अगर चाहे तो बहुत कुछ रोक सकता है और ना चाहे तो बहुत कुछ होने दे सकता है। बहुत सारी ताकत कलेक्टर के ऑफिस के हाथ में दे दी गई है। किस बात के उलट? जो भारतीय संविधान में पॉपुलर डेमोक्रेसी, यानी हर स्तर पर ऐसी संस्थाओं का विकास जो कि लोगों के विकास के लिए काम कर सके, उसकी संकल्पना है भारतीय संविधान में। लेकिन हर स्तर पर यह विकास हो नहीं पा रहा, क्योंकि जिले के स्तर पर जो सबसे ऊंचा व्यक्ति बैठा हुआ है या बैठी हुई है, उसके हाथ में अभूतपूर्व शक्तियां हैं, उनका डिवोल्यूशन नहीं हुआ है। क्योंकि शक्तियों का डिवोल्यूशन नहीं हुआ है लोकल गवर्नेंस बॉडीज तक, तो ऐसे में कई न्यस्त स्वार्थ, वेस्टेड इंटरेस्ट फल फूल जाते हैं, जो कि गवर्नेंस के ढांचे को खराब कर देते हैं। मोटा मोटा अर्थ इससे ये समझिए कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बहुत अधिक, या किसी ऑफिस के हाथ में बहुत अधिक ताकत आ गई है, तो फिर वो जो रूल ऑफ लॉ है उसकी बजाय रूल बाय लॉ होने लगता है, क्योंकि इस व्यक्ति के हाथ में ऐसी ताकतें हैं कि वो तय कर सकता है कि बाकी लोग कैसे काम करेंगे, लेकिन उसकी अकाउंटेबिलिटी रिलेटिवली बहुत कम हो जाती है। तो भले ही क्लेम है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आने के बाद से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल कम हुआ है या केवल गाइडेंस और एडवाइस का रह गया है, लेकिन जरूरत है कि गाइडेंस और एडवाइस तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस दे रहा है, ये बात कही जा रही है। जरूरत क्या है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस को पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो पंचायत हो, ब्लॉक स्तर पर हो, उनके प्रति अकाउंटेबल बनाया जाए, उनकी जवाबदेही हो, क्योंकि ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। आप डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं, कार्यान्वयन करवा रहे हैं, तो उसकी जवाबदेही उनके प्रति हो जो लोगों द्वारा चुन कर आए हैं, ऐसा विवेक देवराय साहब कहते हैं। इसके लिए पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को, जो जिले स्तर पर काम करती है, उसको बदलने की जरूरत है। और ऐसे में जो 15वीं रिपोर्ट सेकंड एआरसी की साफ साफ नहीं कह पाई, उसको साफ साफ कहने की जरूरत है कि जो संबंध है अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और चुने हुए प्रतिनिधि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में चुने जा रहे हैं, उसमें एक पावर इम्बैलेंस है। ताकत डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में बहुत ज्यादा है, जबकि लोकतंत्र तो कहता है कि चुने हुए व्यक्तियों के हाथों में वो ताकत हो, क्योंकि उनकी जवाबदेही है। वो अच्छा काम नहीं करेंगे, 5 साल बाद हार जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब अच्छा काम नहीं करेंगे, बहुत होगा तो ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन ये तो कोई सजा नहीं हुई। और जिन लोगों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना था, अगर वो काम नहीं करा पा रहे हैं, तो उस संस्था का ही क्या फायदा रह गया, अगर वो काम कर नहीं पा रहे हैं तो। उस पावर इंबैलेंस को दूर करने की जरूरत है। और इसके अलावा यह भी जरूरी है कि पॉलिसीज को पूरे भारत में यूनिफाई किया जाए। हमने देखा कि अलग अलग जगहों पे कार्य के हिसाब से अलग अलग पद नाम दिए गए हैं सेम ऑफिस को, तो पूरे भारत में एक यूनिफॉर्मिटी हो, ताकि हम ये भी कह सकें कि पूरे भारत में जो हमारे डीएम हैं या डीसी हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनका काम सेम तरीके का है। आखिर में विवेक देवराय साहब कहते हैं कि जानने वाले लोग जानते होंगे कि इस पूरे पद की शुरुआत जो है वो 1772 में की गई थी, वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। क्यों की गई थी ये जानना बहुत मुश्किल नहीं। अंग्रेजों का काम क्या था? अंग्रेज भारत को लूटने आए थे,
अपने देश को समृद्ध बनाने के लिए उपनिवेश को लूटना उनका मुख्य काम था। इसके लिए इस ऑफिस को बनाया गया कि वो इस काम को और एफिशिएंसी से कर सके। ब्यूरोक्रेसी क्या होती? किसी भी क्षेत्र में जब ब्यूरोक्रेसी बनती है, किसी कार्यालय में है तो वो कार्यालय का काम एफिशिएंटली करेगी। कोई लुटेरी जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसने लूटने के काम के लिए अपनी ब्यूरोक्रेसी बनाई, तो लूटने का काम ज्यादा एफिशिएंटली होगा। लेकिन आजादी के बाद से ब्यूरोक्रेसी जब रखी गई, तो उसका जो मेन एम है वो हो गया सेवा, लोक सेवा। और उस लोक सेवा के एम को समझते हुए अब इस पुराने नामों को भी तिलांजलि देने का समय आ गया है। वो पुराने नाम जो हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के लूट वाले रवैये की याद दिलाते हैं। तो ये था आज का संपादकीय। आपको ये संपादकीय कैसे लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहता है। मिलते हैं कल एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।